नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो उसमें पूरा रोल होता है इलेक्ट्रिक करंट का। अब ये करंट है क्या, कैसे फ्लो होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ये एक एनर्जी का सोर्स है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कोई चीज़ पॉसिबल नहीं कर सकते। चाहे हमारे घर के सारे इक्विपमेंट ले लो, चाहे रोड लाइट ले लो, तो सारी चीज़ें इस पे बेस हैं। तो हमें इसे जानना भी जरूरी है। इस पूरे चैप्टर में जो मेन रोल है वो इलेक्ट्रिक करंट का है। ओके, जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो हम सब जानते हैं, अपने घर में वायर लगाते हैं। वो वायर आपका क्या होता है, मेटेलिक वायर। अब सवाल इस बात पे उठता है कि हम सब क्लास 8 में भी पढ़े थे कि गुड कंडक्टर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर क्या होते हैं। और इस कंडक्टर इज दैट सब्सटेंस विच अलाउ टू पास द करंट, यानी कि जो करंट को इजीली पास कर लेता है। अब जब हमने कंडक्टर की बात की यानी वो मेटल होगा, तो क्या सभी मेटल करंट को पास करते हैं? अगर यही बात है तो हम लोहे का तार क्यों नहीं बनवाते, क्यों हम कॉपर का तार बनवाते हैं, क्यों हम एल्युमिनियम को बनवाते हैं, उसकी भी अलग रीज़न है ना। इन सभी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये करंट होता क्या है। हम सब जानते हैं कि करंट एक मेटल में फ्लो होता है, कंडक्टर में फ्लो होता है, और वो कंडक्टर आपका गुड कंडक्टर होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किसी भी मेटल में चार्ज का मूवमेंट ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अभी चार्ज क्या है, देखो बेटा, चार्ज का मतलब कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जब अपने एक्टिव पोजीशन में आ जाए, यानी वो किसी को अपनी ओर खींच सके, तो क्या हो गया, वो चार्ज हो गया। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट फोर्स एन एक्शन ऑफ रिपल्सन, यानी मैटर की वो प्रॉपर्टी जो किसी भी सब्सटेंस को अपनी ओर खींचे या उसे दूर भगाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। तो हमने करंट को के बारे में जाना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किसी भी मेटल में एक सेकंड में कितना चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट हुआ। हमने चार्ज के बारे में जाना, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट फोर्स एन एक्शन ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन, यानी मैटर की वो प्रॉपर्टी जो किसी भी सब्सटेंस को अपनी ओर खींचे या उसे रिपल करे। तो अब हम करंट के बारे में जान लिए। अब ये करंट को हम मेजर कितना करें कि किसी पर्टिकुलर मेटेलिक वायर में या किसी पर्टिकुलर सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे हमें अपना वजन नापना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मेजरिंग यूनिट होनी चाहिए ना। भाई नापेंगे वजन तो उसको किस में लिखा जाएगा, उसके हम लोग केजी का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी लिक्विड को हम लोग मेजर करते हैं तो लीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कोई ऐसी मेजरिंग यूनिट है जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं? हाँ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो द स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नाम दिया जाता है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को मेजर करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर। यानी किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, उसे हम लोग किस में दिखाएंगे, एम्पियर में दिखाएंगे। अब ये जो एम्पियर शो कर रहा है तो वो तो किसी न किसी मशीन में या फिर किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट में शो करेगा, यानी वह इंस्ट्रूमेंट जो करंट को बताए कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर सर्किट में इतना एम्पियर फ्लो हो रहा है। भाई हम अपना वजन नापते हैं, उसके लिए वेटिंग मशीन होती है ना। और उसी प्रकार हम इसे वेटिंग मशीन भी बोल सकते हैं करंट के सेंस में। द इंस्ट्रूमेंट विच मीजर द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज एमए मीटर, यानी एमए मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मीजर करता है कि इस पर्टिकुलर सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ तक हमने बात की इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमने बात की चार्ज क्या होता है, करंट को किस यूनिट में मेजर करेंगे वो बात की, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है हमने वो बात की। अब हम बात करेंगे कि आखिर करंट फ्लो कहाँ होता है, क्या हवा में होता है कि पानी में होता है कि जमीन में होता है, यानी कोई ना कोई तो इसका एक पर्टिकुलर पाथ होगा ना। अब भाई ऐसे तो हम करंट फ्लो नहीं करा देंगे, एक तो इसका एक सीक्वेंस होगा, एक तो एक क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब भी हम बात करते हैं फ्लो की तो उसे बोलते हैं सर्किट, यानी सर्किट एक ऐसा पाथ है जिसमें हम करंट को फ्लो करवाते हैं। हमारे घर में भी सर्किट है, एक पर्टिकुलर सर्किट है, एक पर्टिकुलर रास्ता है जिसके जरिए करंट को फ्लो करवाते हैं, यानी अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी सर्किट ही वो ऐसा कंटिन्यूअस। हमने यहाँ क्लोज और कंटिन्यूअस क्यों बोला, जब भी हम क्लोज और कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं यानी कहीं से भी वो खुला ना हो, कंप्लीट पैक हो। अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे सर्किट किस प्रकार की होती है। ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, हम पहले समझ लें, उसके बाद हम पूरा सर्किट डायग्राम देखेंगे, उसमें कौन कौन से एलिमेंट लगे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज सर्किट, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पथ जो हर जगह से बंद हो और कंटिन्यू हो, कहीं से ब्रेक डाउन ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। हम करंट, अब देखिए करंट के बारे में पढ़ लिया, तो क्या कोई करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन है? अब भाई करंट तो ऐसे फ्लो नहीं होगा, मान लो सर्किट में भी फ्लो होता है
तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा, है ना। इसे क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी किसी भी सर्किट में जो करंट है ना वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। और एक चीज़ और, जब भी हम बात करते हैं करंट के बारे में तो करंट तो मेटल में फ्लो होगा, है ना। और मेटल क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एटम्स। और उस एटम्स में कौन सी चीज फ्लो हो रही है, उस एटम्स में उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। यानी अगर हम करंट को बोलें इट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, इसे हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन फ्री सब्सटेंस होता है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पकड़ से बाहर रहता है ना, ये इसीलिए इजिली पर्टिकुलर मेटल में ये मूव करते रहते हैं। इनको अगर कहीं से भी एनर्जी मिल जाए या कोई इनको खींच ले तो इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सर्किट का डायग्राम देखेंगे। ओके, एक माइक्रो एम्पियर में कितना होता है, मिनी एम्पियर में क्या होता है। ओके, पाथ होता है जहां पे करंट को फ्लो करना होता है, ठीक है। तो सर्किट को समझने के लिए उसके जो टर्म है वो भी आपको जानना जरूरी है। देखिए ये पूरी एक सर्किट है ना, ये आपको देखिए बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये आपको एरो बता रहा है। ये एरो जो है वो करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन उसको शो कर रहा है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर शो करेगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब है, स्विच। ये स्विच क्या है, ओपन है। अगर इस स्विच को हम यहाँ से मिला दें तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक। ये आपका स्विच हो गया। उसके बाद जैसे आप पार करोगे ये मिलेगा आपको रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, ये एक तरह का फ्रिक्शन की तरह काम करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, पहले सर्किट समझिए। उसके बाद देखिए, तो कहने का मतलब ओवरऑल सर्किट में ये आपका मेटेलिक वायर है, ये आपका सेल है। तो सेल का जो सिंबल है वो इस प्रकार होता है। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, स्विच का सिंबल ये है, ठीक है। अगर आपको बल्ब बनाना हो तो बीच में एक बल्ब बना दीजिए, ये करके सिंबल हो गया। तो ये हमारा था सर्किट। सर्किट में दो प्रकार की सर्किट होती है, एक होती है ओपन सर्किट और एक होती है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का क्या मतलब है, जो सर्किट कंटिन्यूअस ना हो, जो कहीं से लीक हो, तब उसमें करंट प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा। और क्लोज सर्किट क्या हो, जो सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट हो, वहाँ कहीं से भी कटेज ना हो। ओके, अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। हमने बात किया लेकिन हमने एसआई यूनिट बता ही नहीं पाए। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, कूलम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ठीक। अब एक कूलम की क्या वैल्यू होती है, जब भी हम बात करते हैं एक कूलम में, तो एक कूलम किसके बराबर है, एक कूलम जो है ठीक उसके बराबर है जितना चार्ज 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। यानी 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन बाई 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, वो 1 कूलम की वैल्यू है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन और चार्ज में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो नेगेटिव चार्ज को प्रोसेस करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन में कितना नेगेटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10 की पावर 19, ओके, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज कंटेन रहता है। हमने एम्पियर की बात की, है ना। एम्पियर क्या होता है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एम्पियर के नीचे भी कुछ छोटी छोटी यूनिट आती हैं एक छोटे लेवल पे। जब हम बात करते हैं माइक्रो एम्पियर की, यानी यहाँ हमने क्या बात किया बेटा, मिली एम्पियर की, ठीक। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिली एम्पियर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो एम्पियर। देखिए मिली छोटा, माइक्रो उससे छोटा। जब मिली एम्पियर की बात करते हैं तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर -3 एम्पियर। और जब हम माइक्रो एम्पियर की बात करेंगे तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर -6 एम्पियर आते हैं। तो ये सारी मेजरिंग यूनिट थी, है ना। अब हम बात करेंगे कि जब भी हम करंट को फ्लो कराते हैं तो करंट क्या हवा में फ्लो होता है, भाई अगर हमको चलना है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमें वर्डन करना पड़ेगा। किसी भी सर्किट में अगर हम करंट को फ्लो करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक एनर्जी है जो करंट को फ्लो कराती है। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है कि छत से पत्थर फेंका, पत्थर नीचे आ गया। भाई करंट को फ्लो कराने के लिए कोई ना कोई तो एनर्जी चाहिए, कुछ ना कुछ तो वर्डन करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। हमने बोला था कि जो करंट हम फ्लो कराते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। भाई पूरे सर्किट में हमें करंट फ्लो कराना है तो कहीं ना कहीं हमको प्रेशर देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमें देनी पड़ेगी एनर्जी, कुछ ना कुछ तो वर्डन कराना पड़ेगा, भाई तभी तो करंट फ्लो होगा। इसमें कोई ग्रेविटी का रोल थोड़ी है कि पलटा दोगे तो करंट फ्लो होने लगेगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस या वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा,
आखिर जो हमने वर्ड लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इनका क्या मतलब है ना। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो बैटरी है ना, ये एक तरह का प्रेशर क्रिएट करती है ताकि पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो। तो जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल में क्षमता होती है, नॉर्मल जो मीनिंग है वो तो क्षमता होती है, लेकिन सर्किट में पोटेंशियल का क्या मतलब है, जो हम प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि जो करंट है पूरे सर्किट में फ्लो हो, जो चार्ज है वो पूरे सर्किट में मूव हो। लेकिन इस चार्ज को मूव कराने के लिए कुछ तो वर्डन चाहिए भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो एनर्जी खपत होगी, ऐसे तो फ्लो होगा नहीं, है ना। तो जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्लो अ चार्ज इन अ सर्किट फ्रॉम वन पॉइंट टू इनफाइनाइट, यानी कि पूरे सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने में, यानी पूरे सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने में कितना वर्क हो रहा है, कितनी एनर्जी खपत हो रही है, यही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। ओके, तो कहने का मतलब पूरे सर्किट में अगर हम चार्ज को फ्लो करा रहे हैं और जितना वर्क हो रहा है, यानी वन पॉइंट टू इनफाइनाइट पॉइंट, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, हमें पूरे सर्किट में चार्ज को फ्लो कराना है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, जब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, देखो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दो पॉइंट के बीच में खेल होने वाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई लिमिटेशंस नहीं, आप इनफाइनाइट चलोगे, पूरा सर्किट घूमोगे। लेकिन जब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, यहाँ में भी हम चार्ज को फ्लो कराते हैं और उतना ही बर्डन लगता है। इट इज अमाउंट ऑफ बर्डन रिक्वायर्ड टू फ्लो अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखिए डिफरेंस आ गया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम पूरे सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं तो मेरा कितना वर्डन लग रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी अगर यहाँ से हम यहाँ करंट को फ्लो करा रहे हैं या मान लो कि यहाँ से हम यहाँ करंट फ्लो करा रहे हैं, तो इसमें कितना वर्डन लग रहा है। अमाउंट ऑफ वर्डन रिक्वायर्ड टू फ्लो अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस में हम एक बाउंडेशन देते हैं, हम एक लिमिटेशन देते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक करंट को फ्लो कराना है। ओके, यानी जब भी हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब हम चार्ज को फ्लो कराते हैं तो कितना वर्डन होता है, कितना एनर्जी खपत होती है। बेटा चार्ज और करंट एक ही चीज है, चाहे करंट को फ्लो कराओ चार्ज को फ्लो कराओ बात बराबर है ना। इतना क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई बाउंड्री नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस में लिमिटेशन देते हैं, भाई लिमिट देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराने में मेरी कितनी एनर्जी खपत हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस के SI यूनिट क्या है बेटा, वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, V बराबर W/Q। W मतलब वर्क डन, कितना काम हुआ, जिसको हम लोग जूल में बताते हैं, जूल में, और चार्ज पता है कूलम में बताते हैं हम लोग। बस लिख दीजिए आप ऐसे, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल/1 कूलम। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ ना अच्छे से। करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, देखिए ओम्स लॉ जनरली ये बताता है किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यानी किसी भी सर्किट में अगर हम कोई बैटरी लगाते हैं, है ना, तो वो किस प्रकार करंट के फ्लो होने में अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ओम्स लॉ को जानने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो ओम्स लॉ है ना, ये किसके नाम पर बना है। ओम्स लॉ जो है वो जर्मन साइंटिस्ट है जॉर्ज साइमन ओम, उनके नाम पर बना है। ये क्या चीज इंडिकेट करता है, किस चीज के बारे में बताता है, वो भी हम जानते हैं। देखो, इट टेल दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, यानी कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है कि अगर पोटेंशियल, देखिए मान लीजिए दो वेरिएबल है, अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, यानी अगर दोनों वेरिएबल सेम तरह का बिहेवियर कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। यानी ओम्स लॉ का सीधे सीधे ये कहना था कि किसी भी सर्किट में आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ज्यादा करंट होगा, और जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उतना कम करंट होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो संबंध है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एकदम सीधा सीधा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने कम किया तो करंट भी कम हो जाएगा, ज्यादा किया तो करंट भी ज्यादा किया। ओके, अब हम देखेंगे अगर मान लीजिए सर्किट में आपने पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया तो करंट भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ है तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी ओवरऑल हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक, फॉर्मूले में कैसे देखेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, ये सिंबल है।
V अपॉन I, कहने का मतलब इन दोनों का अगर हम रेशियो देखेंगे तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और जो कांस्टेंट वर्ड है ये R को डिनोट करता है। जब भी दो वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं तो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हमने किससे डिनोट किया, R से। अब कांस्टेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, R। ओके, R जो है वो कांस्टेंट वैल्यू। कहने का मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उसमें सभी चीज कांस्टेंट करते हैं, यानी कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशनशिप ऑब्जर्व करेंगे तो वहां सारी की सारी चीज कांस्टेंट रहेगी। ना टेम्परेचर चेंज होगा, ना मेटल चेंज होगा, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट। ओके, फिर क्या हुआ, V अपॉन I इक्वल टू R हमने किया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या फॉर्मूला बना, वोल्ट इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके, तो अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो जब भी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में तो रेजिस्टेंस का फंक्शन ठीक उसी तरीके से है जिस प्रकार फ्रिक्शन का संबंध है फोर्स से। फ्रिक्शन हम सब जानते हैं, फ्रिक्शन क्या है, अपोजिट फोर्स है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए काम आती है। तो जब भी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट रेजिस्ट टू फ्लो द चार्ज थ्रू इट, यानी किसी भी मेटल की या फिर किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने में या चार्ज को फ्लो होने में ऑब्स्टेकल क्रिएट करे, बाधा उत्पन्न करे, यानी करंट प्रॉपर तरीके से फ्लो ना हो पाए, उसकी स्पीड कम हो जाए, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या मतलब है, एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में मौजूद रहती है। अब रेजिस्टेंस सारे कंडक्टर में, चाहे वो गुड कंडक्टर हो और चाहे वो बैड कंडक्टर हो, वो सभी में अवेलेबल रहती है। ओके, इतना हमेशा ध्यान रखना है, जितने भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, जितने भी गुड कंडक्टर होते हैं उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत कम रहती है, और जितने भी बैड कंडक्टर होते हैं उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, इसमें रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत कम रहती है। और तभी तो हम लोग अपने घर में मेटेलिक वायर का इस्तेमाल जब करते हैं तो उसमें कॉपर और सिल्वर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है। जब रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट अच्छे से फ्लो होगा। तो इस प्रॉपर्टी से हमने एक चीज और सीखा कि रेजिस्टेंस और जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी किसी भी सर्किट में अगर हम ज्यादा रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वहां करंट का फ्लो कम हो जाएगा। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि जब दो वेरिएबल एक दूसरे के अपोजिट बिहेव करें, एक बढ़ता है एक घटता है, यानी रेजिस्टेंस और करंट का जो रिलेशनशिप